हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज हम पेपर 2 विज्ञान के लिए, साइंस के लिए हम सेशन नंबर 25 को स्टडी करेंगे। सेट नंबर 25 को देखेंगे। आपने अगर प्रीवियस सेट नहीं देखे, सेट ऑफ सीरीज़ आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस सेट्स में भी। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट अ मॉडरेटर इज जनरली यूज्ड, इट इज़ यूज टू। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में सामान्यतः एक मंदक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, to reduce temperature of reactor, to maintain optimum temperature during the reaction, to control radioactive pollution। बताया भाई कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उसमें मॉडरेटर, जिसको हम बोलते हैं मंदक, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में। बताएं, फटाफट से आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जितने भी होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, जितने भी हमारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मंदक बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें कि हमारे पास यूरेनियम 235 आता है, जिसको हम जो इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें इसकी स्पीड को, जो यूरेनियम 235 की जो उस नाभिकीय श्रृंखला की अभिक्रिया को एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने के काम भी हमारे पास आता है मॉडरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल इज। एक भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर एक परिमाण के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ, बी रेनूमर स्केल, सी रिचर्ड स्केल, या डी ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों। आपको ये बताना है कि जो भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो कौन से स्केल पर, क्या पैरामीटर है, कौन सा स्केल है जिस पर हम इसको मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए फटाफट। जिन लोगों ने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सी ऑप्शन बोलता है रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल यूज़ किया जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता भी नापी जाती है अर्थक्वेक की। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो तीव्रता नापता है ये 1 से लेकर 10 तक मेज़रमेंट करके देता है, यानी कि 1 से 10 अंकों तक ये मेज़रमेंट करके देता है कि 1 का आया है, 2 इंटेंसिटी का आया, 3 इंटेंसिटी का आया। जो तीव्रता होती है वो 1 to 10 मेज़रमेंट होती है रिचर्ड स्केल पर। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कॉज ऑफ ड्राफ्ट। निम्न में से कौन सा सूखे के कारण के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी, बी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग टू डील विद द सिचुएशन, लैक ऑफ प्रॉपरली डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, डी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द वेट सीजन। बताएं भाई कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि जो ड्राफ्ट के संबंध में, यानी कि जो सूखे पड़ने के संबंध में सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर है। जिन लोगों ने भी डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द वेट सीजन। देखिए, अगर हैवी रेनफॉल होगी तो सूखा पड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है। आर्द्र मौसम जो होते हैं वो वर्षा लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, और यहाँ पूछा गया सूखा, यानी कि वर्षा की कमी होगी तभी तो सूखा होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाइबर इज सीक्रेटेड बाय सिल्क लार्वा। रेशम कीट द्वारा निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज फाइब्रिन, ऑप्शन बी इज काइटिन, ऑप्शन सी इज सेरिसिन, या बी इज पैक्टेन। आंसर कीजिएगा, रेशम कीट द्वारा कौन सा प्रोटीन रेशा स्रावित होता है। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। जो रेशा होता है वो स्रावित किया जाता है, और ये एक प्रोटीन होता है जो रेशम में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसको भी ध्यान रखना आप। इट इज़ अ इनसॉल्युबल। और जो स्पाइडर्स होते हैं वो इसको, स्पाइडर्स यानी कि जो मकड़ी होती हैं वो इस फाइब्रिन को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 4 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। एन सेल्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ एनर्जी एकर्स इन, कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया डैश में होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स में होती है, बी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या सी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में होती है, या वेकॉल्स में होती है, रिक्तिका में होती है। बताए भी कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया किस चीज़ में होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये होता है हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। आप सभी को पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर अभी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर सेल ऑफ द हाउस। और ये क्या करते हैं भाई, एक चीज़ और, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर, जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो होता है सेलुलर, उसके उस प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी का प्रोडक्शन भी करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करते हैं। जॉइंट ऑफ नेक विच परफॉर्म मूवमेंट लाइक रोटेशन ओनली इज एग्जाम्पल ऑफ, गर्दन के जोड़ जिसकी सहायता से गर्दन को घुमाने जैसी क्रियाएं होती हैं, केवल किसका एक उदाहरण है, यानी कि एक रोटेशन होगा बाकी और कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो कौन से जॉइंट का एक एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है। ए पाइवोट जॉइंट है, बी हिंज जॉइंट है, सी बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, डी नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने बेसिक्स बायोलॉजी में इस चीज़ को स्टडी किया होगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो केवल रोटेशन के मोमेंट को अलाउ करता है, यानी कि आप सर्कुलर फॉर्म में किसी भी बोन को मूव करा सकते हैं, तो वो आपका पिवॉट जॉइंट कहलाता है। इसको हम रोटेटरी जॉइंट भी, दूसरे नेम से इसको हम रोटेटरी जॉइंट भी बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि फ्रीली मूवमेंट, जॉइंट का जो फ्रीली मूवमेंट होता है वो होता है, और किस में, रोटेशन की मूवमेंट में जॉइंट मूव कर पाते हैं एक सिंगल एक्सिस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। द रीज़न बिहाइंड द डेटोरेशन ऑफ ताजमहल इज़, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप आई होप सभी को पता होगा कि ताजमहल के ख़राब होने का क्या रीज़न है, जो उसके ऊपर पॉल्यूशन जमा हो रहा है, जो पीली परत आ रही है, उसका क्या रीज़न है, ये आपको बताना है। नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नन ऑफ दीज, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन है। इनमें से आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वजह से जो ताजमहल है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, जो उसका सरफेस है वो येलो कलर का होता जा रहा है। तो दैट इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, एयर पोल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो ताजमहल का सरफेस है, जो एयर है, उसकी सरफेस से ऑक्सीडेशन की क्रिया कर रही हैं, और जो पोल्यूशन आता है वो पोल्यूशन, डेंस स्मोक जो होता है, जो स्मोक होता है, घना स्मोक जो होता है, वो सरफेस के साथ जाके ऑक्सीडेशन क्रिया कर रहा है, जिससे डिस्कलर मार्बल जो है डिस्कलर होता जा रहा है, येलो कलर में फेड आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है। ग्लास इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मेड फ्रॉम, ग्लास एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो डैश से बनता है। ए बॉक्साइट से क्रिएट होता है, कार्बन से बनता है, सैंड यानी कि रेत से बनता है, क्वार्ट्ज से क्रिएट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा है। आप फटाफट से आंसर कीजिए कि जो ग्लास होता है वो किस चीज़ का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, ये आपको बताना है किस चीज़ से इसका प्रोडक्शन होता है। तो देखिए जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोडक्शन होता है हमारे पास सैंड के साथ में। अब आप सोचेंगे सैंड क्या है, यानी कि जो सिलिका होती है इन द फॉर्म ऑफ सैंड, ठीक है, डायरेक्ट सैंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो सिलिका होती है, सिलिका इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसको हम सैंड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सैंड के फॉर्म में। सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सैंड इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कंबाइन होता है किसके साथ, सोडा ऐश के साथ में कंबाइन होकर सिलिका जो सैंड के फॉर्म में, और लाइम स्टोन को भी मिक्स किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसको फर्नेस में बनाया जाता है, यानी कि भट्टी में इसको पकाया जाता है, और 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको लेके जाते हैं जब हम कांच का निर्माण करते हैं, ग्लास का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, सिलिका इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सैंड की फॉर्म में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी हमने डिस्कस किया है। इसके साथ इसको सोडा ऐश के साथ में मिक्स किया जाता है। दूसरा, इसमें लाइम स्टोन भी यूज़ किया जाता है, ओके, और इसको हम 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस में इसको लेके जाते हैं, तब हम ग्लास का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। वॉशिंग द राइस मैनी टाइम यूजिंग लार्ज अमाउंट वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या होता है, ये आपको बताना है। लॉस ऑफ विटामिन ई होता है, बी लॉस ऑफ विटामिन बी होता है,
या सी ऑप्शन बोलता है लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, या डी लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। बताया भाई क्या प्रोसेस हो जाती है अगर हम चावल को बार बार अधिक मात्रा से पानी से धोएं पकाने से पहले, तो उसमें क्या प्रोसेस, क्या कमी आ जाती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है भाई, लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन, यानी कि चावल के ऊपर जो सतह होती है प्रोटीन की वो वॉश आउट हो जाती है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है स्टार्च होती है, यानी कि जो स्टार्च का फॉर्म होता है वो ज़्यादा वॉश करने से चावल से निकल जाता है और चावल जो है सूखा हो जाता है धुलाई के बाद। स्टार्च और चिपचिपाहट जो है, स्टिकीनेस जिसको हम बोलते हैं, वो चावल से निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बायोस्फीयर रिफर्स टू, बायोस्फीयर किसको संदर्भित करता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर क्या है। ए पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बी पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच endemic species lives. C is a community of plant and animal that have common characteristics for environment. And option number D is a community of living organism in conjunction with the नेचुरल कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा कि बायोस्फीयर इनमें से किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, क्या करेक्ट डेफिनेशन है बायोस्फीयर की। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो बायोस्फीयर होता है उसमें पार्ट ऑफ अर्थ है ये, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच सपोर्ट लाइफ, पृथ्वी का वह हिस्सा जिसमें जीवित जीव रहते हैं और जीवन का समर्थन करते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा भाई, बायोस्फीयर को रिफर्स करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो ये थे हमारे इस सेशन के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपको मॉक टेस्ट के रूप में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इससे बेहतर समझ बनेगी। तो आपको सब्सक्राइब करना है शिक्षा फॉर नौकरी को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को यार ज़रूर से फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नए सेशन में, नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो के साथ। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।